बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप में और नरेंद्र मोदी में बातचीत हुई है और ये बड़े लंबे अरसे के बाद एक दोनों के बीच में अजीबोगरीब डेडलॉक था और अब बातचीत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और पाकिस्तान के वजीर आजम को काफी उठा कर रखा हुआ था और बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत को शर्मिंदा करने के लिए ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स इस किस्म के वर्ड इस्तेमाल करता था कि भारत के बड़े खूबसूरत नए नकोर तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने साथ गिरा दिए। और डोनाल्ड ट्रंप कोई और बात नहीं करता था, उसने भारत को काफी शर्मिंदा किया। पाकिस्तान को इसका फायदा हुआ कि इंटरनेशनली भारत की बेइज्जती होती थी और क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला रहता है लिहाजा पाकिस्तानी बड़े खुश थे। अब जनाब, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा था कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, याराना है, ये बहुत पुराना है और ये चीजें उनकी सेटल हो जाएंगी। तो आप इसको ये ना समझें कि अमेरिका के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े शानदार हो गए। इसको आप यूं देखें कि अमेरिका इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है आपको भारत के खिलाफ और भारत को सबक सिखा रहा है और डील के ऊपर लेकर आ रहा है जिसपे वो भारत को लाना चाहते थे। अब जरा ये तारीफें सुने एक दूसरे की। पहले आपको मैं सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में, ट्रांसलेशन है दोनों की मेरे पास, एक नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, एक डोनाल्ड ट्रंप ने किया। जरा सुने आप, आपको पता चले कि चल क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखता है कि आज सुबह भारत के वजीर आजम मोदी के साथ बात करना मेरे लिए एजाज की बात थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं और अपने मुल्क के एक ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ लीडर हैं। हमने तजारत और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे समेत बहुत सारी चीजों पर बात की। वो रूसी तेल की खरीदारी बंद करने और अमेरिका और मुमकिना तौर पर वेनेजुएला से बहुत ज्यादा खरीदारी करने पर राजी हो गए हैं। इससे यूक्रेन में जंग खत्म करने में मदद मिलेगी जो इस वक्त जारी है और जहां हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। वजीर आजम मोदी के साथ दोस्ती और एहतराम के नाते और इनकी दरख्वास्त पर फौरी तौर पर मुअस्सर होते हुए हमने अमेरिका और भारत के दरमियान एक तजारती मुआहदे पर इत्तफाक किया है जिसके तहत अमेरिका एक कम शुदा बाहमी टैरिफ वसूल करेगा भारत से और इसे 25% से कम करके, पहले भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया हुआ था और पाकिस्तान के ऊपर 19% लगाया हुआ था। तो पाकिस्तान बड़ा खुश था कि हमारा 19% है। अब उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ 25% से कम करके 18%, यानी पाकिस्तान से भी 1% कम कर दिया है। वो भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ जो भारत है वो टैरिफ जीरो कर देगा। इससे अमेरिका को भी फायदा होगा। फिर 500 अरब डॉलर का भी कोई सरमायाकारी की और खरीदारी की और तजारती एक डील हुई है। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े आला अल्फाज इस्तेमाल किए भारत के बारे में। भारत के साथ हमारा हैरत अंगेज रिश्ता मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होगा। वजीर आजम मोदी और मैं दो लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं, ऐसी बात जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये तो डोनाल्ड ट्रंप थे। अब आ रहे हैं आप नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा, आज अपने अजीज दोस्त सदर ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। ये जानकर मुसर्रत हुई कि मेड इन इंडिया मसनूआत पर अब जो टैरिफ है वो कम होकर 18% रह जाएगी। इस शानदार ऐलान पर भारत के 1.4 अरब अवाम की, यानी 1 अरब 40 करोड़ अवाम जो है, 140 करोड़ अवाम की तरफ से सदर ट्रंप का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जब दो बड़ी मईशतें और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियतें मिलकर काम करती हैं तो इससे हमारे अवाम को फायदा पहुंचता है और बाहमी ताउन के लिए बेपनाह मौके पैदा होते हैं। आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सदर ट्रंप की क़यादत इंतहाई अहमियत की हामिल है। भारत अमन के लिए इनकी कोशिशों की भरपूर हमायत करता है। मैं अपनी शराकतदारी को बेमिसाल बुलंदियों तक ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का मुंतजिर हूं। ये हो गया नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप का और नरेंद्र मोदी का बयान। आपने दोनों के बयान सुन लिए। अब ये एक्चुअली हुआ क्या है? भारत और अमेरिका के बीच में बड़े लंबे अरसे से एक ट्रेड डील चल रही थी। भारत यूरोपीय यूनियन के साथ भी एक ट्रेड डील कर रहा था और गल्फ ममालिक के साथ भी भारत अपनी ट्रेड की एक डील कर रहा था। अब हुआ यह है कि भारत ने तमाम जगहों पे अपनी डील तकरीबन मुकम्मल कर ली थी। यानी यहाँ गल्फ में उन्होंने बड़ी अच्छी डील की, सऊदी अरब के साथ की, यूएई के साथ की, फिर उन्होंने खित्ते के अंदर कुछ डीलें की और अब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करके आया। तो अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया कि इससे पहले कि ये लोग हमारे बगैर सर्वाइव करें, तो अमेरिका ने भी भारत के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें भारत को लगा कि अब उनका मुनाफा है, यानी जो पहले नुकसान हो रहा था वो नहीं है। तो 18% टैरिफ पे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिला अमेरिका में, जो पाकिस्तान से भी बेहतर हो गया। और पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं है। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। अब यहां पे ना भारत को अमेरिका ने कायल कैसे किया कि आपने रशिया का या ईरान का तेल आपने नहीं लेना।
तो बड़ा आसान है। वेनेजुएला में बहुत बड़े बड़े जखायर अमेरिका के हाथ लग गए हैं तेल के। अब भारत एकदम ऐसा नहीं होगा कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा या ईरान से तेल कोई चीज वहां से लेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, ये ग्रेजुअली होगा। वहां से कम करेंगे, आहिस्ता 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 कम करेंगे, और यहां से वेनेजुएला से जो है ये इनकी रसद बढ़ती जाएगी। अब यहां पे अमेरिका भारत को जो तेल फराहम करेगा वो भारत को उतने का ही पड़ेगा या उससे कम में पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑफर तो आपको करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रशिया से आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो आप अमेरिका से महंगा खरीद लेंगे, नहीं, वो भारत घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। अब उनको वेनेजुएला से तेल मिलेगा। जबकि एक खबर ये आ रही है कि, और ये रॉयटर्स के ऊपर आई है, और रॉयटर्स ने ये क्लेम किया है कि एक RIA न्यूज एजेंसी है रशिया में, और ये मुख्तलिफ जगहों पे खबर छपी हुई है, ये पाकिस्तान टुडे में भी छपी है, ये खबर अभी माजी करीब में छपी है। ये खबर कहती है जी कि पाकिस्तान और रशिया भी कोई ऑयल डील के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिका भारत की और रशिया की डील खत्म करवा रहा है और पाकिस्तान रशिया के साथ डील करने जा रहा है, और यही काम इमरान खान साहब 2022 में करने जा रहे थे। आप देखें वक्त का चक्कर कैसा है। इमरान खान को जो बात बहुत पहले समझ आ गई थी वो अब ये सोच रहे हैं कि हम ये करें या ना करें, कंफ्यूजन का शिकार है। दूसरी तरफ ये करके, यानी नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया था ना, इसीलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिली। अगर पाकिस्तान भी उस दौर में ये कर देता तो पाकिस्तान को भी अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिल जाती और बहुत सारे फायदे मिल जाते। लेकिन यहां पे जो अशराफिया है उन्होंने अपने फायदे लिए, अपने मुल्क के फायदे नहीं लिए। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर दिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी, और अब अमेरिका के साथ भी। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बहुत मुश्किल सुनेंगे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल 7 या 8 प्लेन्स पाकिस्तान ने गिरा दिए भारत के। अब आपको शायद ये सुनने को मुश्किल मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने सास वाले ताने दिए हैं बड़ा लंबा अरसा भारत को, लेकिन देखें यहां पे मुल्की मफादात देखे जाते हैं। इंडिया ने अपना मफाद देखा, अमेरिका ने अपना मफाद देखा, तमाम ममालिक ने अपना अपना फायदा देखा, और पाकिस्तान ने यह देखा कि हम अपना जाती फायदा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, उन्होंने कहा जी हमारा जाती फायदा किस बात में है, मुल्क छोड़ो दफा करो, जाती फायदा देखो, इमरान खान को अंदर कैसे रखना है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर दुनिया को चुप कैसे रखना है, जो कहते हैं मान लो। तो हमने कौम के लिए कुछ हासिल नहीं किया, इनके चक्कर, इन्होंने रिक्शे की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को चलाया, इन्होंने इतने चक्कर लगाए अमेरिका में, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 टके की कोई इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं। स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। ये बात इमरान खान साहब ने की थी कि हमें डिक्टेटर भी 2 नंबर ही मिले हैं, और पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर है वो भी हमें ठीक नहीं मिले। जो फ्रॉडी डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन कराता है, फिर डमी वजीर आजम और डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। देखिए हमें मिले फौजी डिक्टेटर्स, तो नॉर्मली जो फौजी डिक्टेटर्स होते हैं वो तबाहियां ही फेरते हैं, वरना दुनिया के कई मुल्कों में बादशाहत है और वो मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में देखें, UAE में देखें, बहरीन में देखें, ओमान में देखें, तो यहाँ पे जब आप जाते हैं और देखते हैं तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जदीद दुनिया के साथ चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये रही कि मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो अपनी नौकरी से बाहर सोचते ही नहीं है, उनके दिमाग में नस्लों की बात ही नहीं होती, वो सिर्फ अपनी नस्लें बनाते हैं और बना के निकल जाते हैं, और कोई भी पाकिस्तान में रहना पसंद भी नहीं करता। सारे ज्यादातर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ, बाकी जो डिक्टेटर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। या डिक्टेटर नहीं भी हैं तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनमें भी पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है, या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले फ्रॉड इलेक्शन कराते हैं, फिर डमी वजीर आज़म बनाते हैं, डमी पार्लियामेंट ले आते हैं और अदालतों का बेड़ा गर्क करता है, यूं मुल्क को तबाह कर देता है। तो एक्चुअली तो यही हो रहा है। नाज़रीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो है काजी फायद ईसा का तारीख का घटिया तरीन फैसला, जिसमें उसने पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन कर सारे के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया था। अब जब इंतखाबी निशान छीना था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने और सब ने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाद में कहा जी आपने क्यों मान लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भाई जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एफिडेविट लेकर जाता था उसको तो वहां पकड़ लेते थे वो, और ज्यादातर को ये कहते थे जनाब आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पार्टी के बाद इंतखाबी निशान नहीं है, तो जिसके बाद इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो काजी साहब ने क्योंकि फैसले के अंदर ये चीज बयान नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी, मैं सिर्फ पेनल्टी के तौर पे इनका इंतखाबी निशान ले रहा हूं, ये भी नहीं किया था। तो अब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बहुत परेशान है
और अपने उसी फैसले से भाग रहे हैं। जज साहिबान कभी फैसले का बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं, ये सईद बलोच साहब ने भी इसके ऊपर निशानदेही की है, और कभी पीटीआई को इल्जाम देते हैं। हकीकत यह है कि काजी फायद ईसा ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर भी अपने इस फैसले का दिफा किया था, और उस खत में काजी फायद ईसा ने यह नहीं कहा था कि फैसले की तशरीह गलत की गई है। अब बाद में वो ये कहते हैं जनाब फैसले की तशरीह ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इसके ऊपर सख्त मौकिफ लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। काजी फायद ईसा को और उनके साथ इस तरह की ज्यादतियां करने वाले जजेस को निशाने इबरत बनाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा जजेस ऐसी हरकतें ना करें। नाजरीन, इमरान खान साहब क्या ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, लगातार पैगाम आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया और लगातार यह कहना शुरू कर दिया कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। क्या यह मुमकिन है? होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। यहां पे एस्टेब्लिशमेंट खब्बी दिखा के सज्जी मारती है। इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई खेल खेल जाए और वो कहें जी इमरान खान से जान छुड़ानी है तो ईद पे छोड़ दो, ईद पे लोग नहीं निकलेंगे, जरा माहौल ठंडा हो जाएगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, 5-6 दिनों में चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, तो हम इमरान खान को इस मौके पर छोड़ देते हैं, इसके अलावा कब छोड़ेंगे? तो मेरा यह मानना है इमरान खान को आज छोड़ें, कल छोड़ें, परसों छोड़ें, ईद वाले दिन छोड़ें, जब मर्जी छोड़ें, इंपैक्ट तो आएगा। और इमरान खान को जब आप छोड़ेंगे तो वो आराम से तो बैठेंगे नहीं, वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी यही दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो है वो 5 को उनकी बेल हो जाएगी। दावा उन्होंने क्या किया, जरा ये आप सुन लीजिए। एक निजी टीवी प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे, ये जरा ऑडियो में थोड़ी सी आपको सुना रहा हूं, ये आप सुनिए। 5 तारीख को इमरान खान साहब की हो जाएगी। आज मैं अगर कॉन्स्टिट्यूट करूं जी मैं बनाऊं तो 5 न्याजी साहब जून को 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी। अच्छा जी, 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी। लेकिन क्या इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी? ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का वो ये बताता नहीं है। देखे ना, जैसे जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई, मैं साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जनाब हमारे तो अरकान असेंबली की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को और बच्चों को अगवा किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। वो ये कहते हैं बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लोग नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बताया। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हवाले किया एस्टेब्लिशमेंट के, अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए। एमएनएस को बाकायदा अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। अब मुझे बताएं, जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए इतनी मेहनत की है एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके लिए इतना ज्यादा अपने सिर के ऊपर गंद का टोकरा उठाया है और तारीख में अपने नाम के आगे दाग लगवाए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, कि उन्होंने अरकान असेंबली के साथ क्या किया, असेंबली के ऊपर धावा बोल दिया, असेंबली के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, जो पार्लियामेंट है उनके लॉजेस के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, खवातीन को और बच्चों को और बच्चियों को अगवा कर लिया, बहुओं और बीवियों को अगवा कर लिया। जब ये सारा कुछ किया, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऊपर इतना बड़ा धब्बा ले लिया, इतना स्याह दाग अपने ऊपर लगा लिया, अपने दामन को दागदार कर लिया, तो वो किया क्यों था? सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए कि हम एक ऐसी आईनी अदालत बनाएं जिसके जरिए से उन तमाम इकदामात को तहफ्फुज मिल जाए जो इमरान खान साहब के खिलाफ हमने किए हैं, और वो अदालत बना ली। अब फौजी अदालतों को तहफ्फुज दिलवा दिया गया है, मखसूस नशिस्तें छीनने का बंदोबस्त कर दिया गया है, और ये मखसूस नशिस्तें छीन भी ली जाएंगी। सारा पाकिस्तान जानता है जिस तरह का बेंच बना है, ज्यादा इम्कान तो यही है 99% कि ये सीटें छीन ली जाएंगी, अनलेस कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अजीबोगरीब काम ना हो जाए, वरना सीटें तो छीनने वाला बेंच बैठा हुआ है। भाई, जिस बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को जायज करार दे दिया, उससे तो आप फिर कोई भी काम करवा लें, ये तो काम ही बहुत छोटा है, मखसूस नशिस्तों वाला, तो ये भी कर लिया जाएगा। तो उस इमरान खान को क्या ये एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतने आराम से छोड़ देगी? अपने टाउट्स के जरिए से रोजाना की बुनियाद पे कहलाते हैं कि फौजी क़यादत इमरान खान से शदीद नफरत करती है, तो क्या फौजी क़यादत इमरान खान को बाहर आने देगी? एक तरफ पैगाम दिलवाया जाता है कि शदीद नफरत करते हैं भाई हम इमरान खान से, और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो मुझे ये लॉजिकल नहीं लगता, मुझे लगता नहीं है कि ये एकदम हो पाएगा। एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि हामिद रजा साहब ने, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा है तो मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ ने हरम पाक में बैठकर खाना काबा में उनके वालिद से एक बात कही थी, क्योंकि उनके वालिद के पास एक डॉक्यूमेंट उनके वालिद के हाथ लगा था जिसमें शरीफ खानदान ने बाकायदा एनआरओ हासिल किया था और एक मुआहिदा किया था परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के साथ, जिसमें गारंटी दी गई थी
कि ये चीजें हम करेंगे और ये नहीं करेंगे, और उसमें जो बंदे पाकिस्तान से बाहर लेकर गए, पैसा जो जो चीजें लेकर जानी थी लेकर चले गए, वो पूरा मुआहदा साहबजादा हामिद रजा साहब के वालिद गिरामी के हाथ में लग गया, मरहूम के। और उन्होंने अभी, वो साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मेरे पास वो अपने वालिद साहब की अमानत पड़ी हुई है, वो मुआहदा मेरे पास अभी भी है। तो नवाज शरीफ साहब से 2 दिन के बाद मिले उनके वालिद साहब, और मक्का में मिले, हरम पाक में मिले, और उन्हें कहा कि ये बात सच है। तो मियां साहब ने हरम में बैठ के हल्फन इस बात से